के टॉपिक पे हम बात करते हैं और आज बहुत ही शानदार दिन है। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। श्री कृष्ण यादव, गुड़गांव, हरियाणा से। आप सभी सीखने के लिए तैयार हैं और दोस्तों बहुत आज शानदार दिन है, क्योंकि दिन तो हर दिन ही शानदार होता है, लेकिन उसको शानदार बनाने के लिए वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से गुजारना चाहते हैं, किस तरीके से हम उसको जीना चाहते हैं। और एक स्लोगन के माध्यम से मुझे ध्यान आया कि कभी भी जैसे कोई आदमी कहता है कि अगर मैं ये सोचूं कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है, अगर मैं ये सोचूं कि किसी को मेरी मेरी जरूरत नहीं है, तो वो हमारा वहम है। और अगर मैं ये सोचूं कि सबको मेरी जरूरत है, तो वो मेरा वहम है। ये बहुत बात थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन सोचने पे बहुत कुछ हमें इससे सीखने को मिलता है कि दुनिया में हम किसी के भी काम आ सकते हैं। और अगर हम ये सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ ही मेरी वजह से हो रहा है, तो वो ये हमारा वहम हो जाता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, और एक स्टोरी के माध्यम से मैं शुरू करना चाहूंगा कि किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट में है, किस तरीके की कार्य प्रणाली के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक शहर के अंदर एक लड़का रहता था और उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। लेकिन उसको एक जुनून चढ़ा कि मुझे एथलेटिक्स में जाना है और मुझे भाग लेना है और मुझे जीतना है। यानी कि जीत की जो जिद थी, उसको वो उससे प्यार हो गया था। उसको वो बिल्कुल तैयारी करने लग गया था कि मुझे जीतना है, मुझे अव्वल नंबर बनना है, मुझे अपना नाम करना है। और वो प्रैक्टिस करने लग गया। और रेस की जैसे जैसे वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक इवेंट, वो दिन भी आया कि एक इवेंट हुआ और उस इवेंट के अंदर उसने रेस को जो है फाइट किया, वो जीता, वो अव्वल नंबर पे आया और उसका जो नाम है वो चर्चित हो गया। उसके बाद में फिर दूसरा इवेंट हुआ, उसने फिर से प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद में वो फिर से जीत गया। फिर से उसका नाम हुआ, अखबारों में उसका नाम आया, मैगजीन में उसका नाम आया, न्यूज में उसका नाम हुआ, वो बहुत फेमस हो गया। और इसी तरीके से उसी शहर के अंदर कुछ टाइम बाद एक चैरिटी में इस तरीके का और गेम रखा गया और वो जो दौड़ रखी गई, तो उसमें पर्चे छपवाए गए। बहुत ज्यादा मतलब उसको एडिफाई किया गया कि भाई इस तरीके से इस शहर के अंदर एक रेस होने वाली है और एक लड़का है जो 12 साल का है, वो बहुत ही तेज दौड़ता है, आज तक उसको कोई हरा नहीं पाया। तो इस तरीके से वो सारी जो चीजें हैं, वो गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में जाकर के उसको प्रचार किया गया और बहुत अच्छा इवेंट वहां पे रखा गया। और इस इवेंट को रखने के बाद में उस वो लड़का बहुत उत्साहित था, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। और वो दिन आया तो उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके साथ में दो जो पार्टिसिपेट थे वो और उसकी ही उम्र के दो लड़के थे। और उस शहर के अंदर एक रिस्पेक्टेड जो था आदमी था, प्रोफेसर था, उसको भी इनवाइट। और उस खेल के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर उनको जब वो भाग ले रहे थे, तो उस जो प्रोफेसर था उसको भी बुलाया गया। वो सम्मानित थे तो उनको जो है रिस्पेक्टेड थे, तो उनको आगे की चेयर दी गई और उन्होंने तीनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में रेस शुरू हुई। और रेस शुरू होने के बाद में दोस्तों, वो जो 12 साल का लड़का था और उसके सामने दो चैलेंजर थे जो वो भी दौड़ रहे थे। लेकिन फाइनली जो रेस थी वो 12 साल के लड़के नहीं जीती और वो फाइनली जो लाइन होती है उसको वो पार कर गया। लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई, क्योंकि एक विश्वास था उनको कि यही जीतेगा, उसके लिए ही तालियां बज रही थी। तो लड़का बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा कि आज मैं रेस जीत गया हूँ, पहले भी जीत रहा था और मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ। और उसके अंदर एक ईगो टाइप का आ गया और उसने माइक लेकर के और अनाउंस किया कि अगर और कोई मेरे साथ में दौड़ने के लिए तैयार है, मुझे चैलेंज कर सकता है, तो चाहे उम्र किसी कोई भी हो, वो आ सकता है। और दोस्तों, दोबारा से दो जो उसकी उम्र से थोड़े से ज्यादा थे, उन्होंने उसको चैलेंज किया और वो दौड़ने लगे। और फिर दोबारा से क्या हुआ कि फाइनली वो लड़का ही जीता। बिल्कुल बहुत कम समय में उन्होंने जो रेस की जो फाइनल जो डोरी थी उसको कवर कर लिया। और बहुत ज्यादा तालियां बजी, बहुत ज्यादा लोग उत्साहित थे, उसको नाम अनाउंस कर रहे थे, उसके लिए सीटियां बजा रहे थे, उसको बड़ी खुशी हो रही थी। तो जो प्रोफेसर बैठे थे, उस प्रोफेसर ने उस लड़के को बुलाया कि बेटा, एक रेस और जीतनी है आपको मेरी तरफ से।
आप उस रेस में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब की बार कुछ नजारा अलग था और प्रोफेसर ने उसके साथ में दौड़ने के लिए एक बूढ़ी अम्मा थी जिनकी उम्र लगभग 70 से अबाउ थी, और एक दिव्यांग थे जिनकी आंखें नहीं थी, जो देख नहीं सकता था। तो उनको उसने उस पार्टिसिपेट करवाया उसके साथ में। वो थोड़ा सा अचंभित हुआ कि ये तो मेरे साथ में फिट ही नहीं हो रहे, मैं इनके साथ में क्या रेस करूंगा। लेकिन फिर भी प्रोफेसर जी ने कहा कि आपको इनके साथ में रेस करनी है। जैसे ही विसिल बजी तो लड़का बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ा और वो फाइनल लाइन पे पहुंच गया। और पहुंचने के बाद में देख रहा है कि कोई तालियां नहीं बजा रहा है, कोई सीटियां नहीं बजा रहा है, कोई खुशी नहीं है। बिल्कुल एकदम से ऑडियंस बिल्कुल शांत है और उसकी तरफ देख रहे हैं। वो दौड़ा दौड़ा प्रोफेसर के पास में जाता है कि सर ये मतलब क्या नजारा है, लोग खुश क्यों नहीं है, मैं जीत गया हूं लेकिन लोग खुश क्यों नहीं है, तालियां क्यों नहीं बजा रहे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि अभी दोबारा एक बार आपको रेस करना है, उसके बाद लोग तालियां बजाएंगे। तो उसने कहा कि दोबारा करना है। बोला कि अभी आप अकेले दौड़ के आए हो, लेकिन जो आपके विरोधी थे, यानी कि जो आपके साथ में जो रेस करने वाले थे, जो पार्टिसिपेट थे, वो तो वहीं उसी लाइन पे खड़े हैं, उन्होंने तो एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। लेकिन अभी आपने साथ में जीतना है, साथ में उनको लेके चलना है। तो लड़के ने उस बात को माना और मानने के बाद में उन दोनों का हाथ पकड़ा और बिल्कुल जो जिंदगी की सबसे धीमी रेस थी, यानी कि वो चल के जा रहा था, उनको हाथ पकड़ के उनको साथ में लेकर के, तो वो लगातार आगे बढ़ रहा था और लोग उनको देख रहे थे। और कुछ ही समय में वो उस फाइनल जो लाइन थी उस पे वो पहुंचते हैं, तीनों एक साथ पहुंचते हैं। तो ये जितनी भी रेस हुई थी उन सबसे ज्यादा ऑडियंस खुश थे, सबसे ज्यादा तालियां बजा रहे थे, सबसे ज्यादा वो हा हुल्ला कर रहे थे, उसके लिए सीटियां बजा रहे थे। वो प्रोफेसर साहब के पास में गया और उसने कहा कि सर ये सीटियां और ये तालियां आज किसके लिए बज रही हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि बेटा अभी तक आप जीतते थे तो ये आपके लिए तालियां बजती थी, लेकिन ये तालियां अभी विनर के लिए नहीं है, ये विजेता के लिए नहीं है। ये तालियां ये उस बात के लिए है कि आप तीनों साथ में आए और आपने इन दोनों को भी जिताया है। ये तालियां उसके लिए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपनी जीत के लिए नहीं, हम लोगों की जीत के लिए जब हम काम करते हैं। यहाँ इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो जीत वही सकता है जो प्रैक्टिस करता है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो सीखने पे ध्यान देता है। दूसरी कहानी से हमें लेसन मिलता है कि जब हम टीम वर्क करते हैं या किसी भी फील्ड में जब हम काम करते हैं तो अकेले ना जीत करके हम लोगों की जीत पे अगर हम काम करेंगे, लोगों को साथ में लेके चलेंगे, तो जीत का जश्न ही कुछ और होगा। तो ये तालियां उस जीत के जश्न के लिए थी क्योंकि उन्होंने उन दोनों को भी जिताया था। तो इस लेसन से हमें यही बातें मिलती हैं। जैसे आज हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ग्रोथ कैसे डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, जहाँ लोगों को जिता करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आगे भी हमने लोगों को जिताने पे काम करना है। और लोगों को जब जिताएंगे तो ऑटोमेटिकली आप तो आगे बढ़ ही जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। तो आपने इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। और अभी हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस को हम जब ग्रोथ मोड में लेके जाते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, किन किन बातों पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहली चीज जो अपने ग्रोथ के लिए है वो टीम लीडर्स को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हमें काम करना है। और टीम लीडर्स को बढ़ाने के लिए हमें अपने इस तरीके से स्टेशंस बिल्ड करने हैं। तो टीम लीडर्स के लिए जैसे आज बहुत सारे साथी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमें टीम लीडर को बनाने की कोशिश करना है, उसको एजुकेट करने की कोशिश करना है। और जब हमारा जो लीडर तैयार हो जाता है, एक लीडर एक स्टेशन पे तैयार हो जाता है, तो हमारा स्टेशन भी बिल्ड होने लग जाता है और हमारा लीडर भी उस स्टेशन को संभालने में सक्षम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है कि हम कैसे अपने स्टेशन को बिल्ड करें, कैसे अपने लीडर्स को बिल्ड करें, और वो प्लेटफॉर्म है अपना एजुकेशन। और एजुकेशन आप सोशल मीडिया से अपने रावजीत सिंह जो यूट्यूब चैनल है वहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद में अपना जूम मीटिंग है, ये एक आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें आप एजुकेशन ले सकते हैं। क्योंकि सीखना ही एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हम सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। बिना सीखे हुए तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो
हजारों चीजों को जो हम कर रहे हैं, अगर हम एक चीज पे अगर फोकस करते हैं तो बखूबी हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज अगर उठाती है या कोई भी चीज अगर आगे बढ़ाती है, तो वो हर इंसान के एक सपने होते हैं। और जब सपनों पे काम करता है तो वो लगातार कार्य करता है, और लगातार कार्य करने से ही उसकी अचीवमेंट आती है। जैसे उस लड़के ने भी जो रेस जीती, तो वो प्रैक्टिस की वजह से जीती, उसने प्रैक्टिस किया। आज ऐसे एग्जाम्पल है, अगर जो विजेता है जिनका नाम है, वो लगातार प्रैक्टिस की वजह से ही है। चाहे वो किसी क्रिकेट का खिलाड़ी है, चाहे वो सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने काम पे प्रैक्टिस की है, अपने काम पे उन्होंने जो है समय लगाया है, और उसके माध्यम से आज वो अगर अव्वल नंबर पे हैं तो उनके प्रैक्टिस का ही नतीजा है। और हमारी प्रैक्टिस भी सीखने में और एक्शन करने में जब हम करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी और हमारे रिजल्ट आएंगे, और जिसमें हम अपने लीडर्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लीडर्स को डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे स्टेशन तैयार होंगे, और स्टेशन तैयार होंगे तो लीडर उनको जैसे जैसे बिल्ड करेगा। फिर एक अप्लायंस वहां पे, जैसे पहले आप हफ्ते में टाइम देते हैं या हफ्ते में 2 बार देते हैं, फिर आप महीने में देते हैं, तो वो लीडर डुप्लीकेट होता जाता है, तो वो खुद उस स्टेशन को संभाल सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये। और माननीय श्री चंद अत्रे जी ने ग्रोथ पे बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें बताई है कि जब इंसान 3 प्रकार के लीडर्स होते हैं, मतलब लीडरशिप होती है 3 प्रकार की इंसान के अंदर। तो सबसे पहले होता है सुनने वाला, यानी कि हम जूम मीटिंग में आते हैं, हम वीडियो सुनते हैं, ग्रेट गुरुदेव व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां देते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से, या मैं कहूँ एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। और कुछ समय पहले उन्होंने अपना एक हाथी वाली जो स्टोरी भेजी थी, फिर उसके बाद में कई स्टोरियां आई हैं, लेकिन हम उसको पढ़ लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है कि बहुत सारे साथी उसको पढ़ते हैं, नोट करते हैं, लेकिन उस पर एक्शन नहीं करते हैं। तो दूसरा लीडर ये होता है। और जब तक एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट आने वाले नहीं है। आपका ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान किस काम का, जो ज्ञान किसी के काम ही नहीं आ सकता है। तीसरी चीज होती है कि जो लीडर्स जो होता है वो सुनता भी है, लिखता भी है, और उस पर अमल करता है, उस पर एक्शन करता है, और वो हमेशा आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है तो वो अपनी टीम को भी आगे बढ़ाता है, टीम को भी एजुकेट करता है। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और इसके माध्यम इसके आपने कई बार सुना भी होगा उस चीज को कि एक इंसान होता है, उसके 3 लड़के होते हैं, और 3 लड़कों को वो एजुकेट करता है। उनकी शिक्षा जो पूरी होती है, और शिक्षा पूरी होने के बाद में वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, एक एक 2-2 साल के अंतराल में, जैसे जैसे वो पास आउट करते हैं। तो बाय द वे होता ऐसा है कि वो एक ही कंपनी में जॉब करने लगते हैं। जब वो जॉब करने लगते हैं तो वो जो आदमी है वो तीनों लड़कों को इकट्ठा करता है और पूछता है कि बेटा आपकी सैलरी कितनी है। तो एक ने बताया कि मेरी सैलरी 20,000 रुपया है। दूसरे से पूछा कि आपकी सैलरी कितना है, उसने कहा कि मेरी सैलरी 50,000 रुपया है। तीसरे से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है। तो उसके पिताजी ने निर्णय लिया कि मैंने एक साथ आप लोगों को पढ़ाया, एक जैसी एजुकेशन दी, एक समान आपको रखा, आपको एक समान खर्चा किया, सारी चीजें एक समान की, लेकिन अलग अलग आपकी इनकम क्यों। और उसने निर्णय लिया कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी के वो पता करेंगे कि वो कहाँ पे क्या कमी रह गई है। तो वो कंपनी में गए, रिसेप्शन में जाने के बाद में वो उस कंपनी के जनरल मैनेजर से मिलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आप बैठिए और मैं आपकी बात करवाती हूँ। उन्होंने कॉल किया, कॉल करने के बाद में कहा कि ऐसे ऐसे जो हमारे कंपनी में 3 जो काम करते हैं मैनेजर हैं, उनके फादर आए हैं, उनकी फैमिली से आए हैं, वो मिलना चाहते हैं आपसे। तो फटाफट से वो जो अपना कंपनी का जनरल मैनेजर था वो आया, और उसने बातचीत की। बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आप चाय पानी पीजिए, नाश्ता वगैरह कीजिए, और मैं आपसे थोड़ी बाद मिलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जबकि कोई उसकी मीटिंग नहीं थी, लेकिन उसका सवाल ही कुछ ऐसा था कि आपकी कंपनी में मेरे 3 लड़के काम करते हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग सैलरी क्यों है, अलग अलग इनकम क्यों है। तो उन्होंने तीनों जीएम जो साहब थे, उसने तीनों लड़कों को काम पे भेजा, और काम पे भेजने के बाद में जैसे ही वो काम करके शाम को आए, वो जो बुजुर्ग आदमी था वो सुबह से शाम तक वो वेट करता रहा कि कब मेरी बात का जवाब मिलेगा। और जैसे ही वो तीनों लड़के शाम को काम से आए, आने के बाद में
उन्होंने उनको बुलाया, टाइम नोट किया, और टाइम नोट करने के बाद में एक कमरे के अंदर कंपनी का जनरल मैनेजर, तीनों वो लड़के और उनका जो फादर है, और वो जीएम साहब उनके फादर से कहा कि अभी आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब देने का समय आ गया है, और ये आपके तीनों लड़के हैं और ये खुद ही उसका जवाब दे सकते हैं कि क्या है। तो उन्होंने पहले लड़के से, जिसकी 20,000 रुपये सैलरी थी, उससे जो काम दिया था वो काम दिया था, क्योंकि उस कंपनी का जो काम था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। तो उसने काम दिया कि आप वहां पे जाइए और जाने के बाद में आप देखिए कि हमारे काम की कोई चीज अगर आई है तो हम उसको खरीद सकते हैं। तो उस लड़के ने क्या किया कि उसका कोई परिचित था, उसको फोन किया और फोन करके कहा कि कोई ऐसा आइटम आया है जो हमारी फैक्ट्री के काम का है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी फैक्ट्री का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है, कोई भी काम या कोई भी प्रोडक्ट आपके लायक नहीं है। तो तुरंत उसने जीएम साहब को जाके बता दिया कि सर, मेरा एक परिचित है, वहां पे मैंने कॉल करके पूछा है कि ऐसा कोई भी हमारा प्रोडक्ट है या हमारे काम का प्रोडक्ट नहीं आया है। और उसने 2 मिनट में ही उसका सोल्यूशन करके और वो अपनी फैक्ट्री में आराम से बैठ गया। दूसरे आदमी को भेजा, दूसरा आदमी वहां पे गया, उसने देखा, परखा, और उसने देखा कि कुछ कंप्यूटर्स आए हुए हैं जो डैमेज हैं या किसी प्रकार की कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो उसने कहा कि सर, वो वहां से कॉल किया कि सर, कुछ कंप्यूटर्स हैं लेकिन उनमें वो डिफेक्टेड है, वो हमारे काम के नहीं। तो जीएम साहब ने कहा कि ठीक है, आ जाइए। तो उसके बाद में वो सेकंड आदमी भी 1-2 घंटे के अंदर वो वापस आ गया। लेकिन जो तीसरा आदमी था, जो अनुभवी था, उसको वो रात हो गई थी आते आते, उसका वेट कर रहे थे, उसके फादर भी वेट कर रहे थे, जीएम साहब भी वेट कर रहे थे, और वो बहुत लेट आ गया। उसकी ड्यूटी का टाइम भी खत्म हो गया था, लेकिन उससे भी वो 2-3 घंटे लेट आया। और लेट आने के बाद में उनसे पूछा गया कि आपने आज जो जिम्मेवारी दी गई थी उसका क्या किया। तो उसने कहा, सर, कुछ डैमेज कंप्यूटर थे, मैंने वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया, और इंजीनियर को बुलाने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हमारे काम के हैं। तो उसने कहा कि इनमें छोटा छोटा डिफेक्टेड कुछ पॉइंट है, अगर हम उसको ठीक कर दें तो ये हमें कम दाम में मिल करके और बहुत बड़ा मुनाफा देके जा सकते हैं। तो मैंने उस इंजीनियर से कहा कि क्या इनको खरीद लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल खरीद लिया जाए, मेरा एक परिचित है और हम इन मिलके इनको जो डिफेक्ट है, जो भी पार्ट डिफेक्ट है, उनको हम सही कर सकते हैं। और सर, मैंने उनको सबको खरीद लिया है, और खरीदने के बाद में वो इंजीनियर से वो ठीक करवाने में समय लग गया, और मैंने डील भी कर ली है। और मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आपको कॉल नहीं किया, लेकिन आज का जो हमारा मुनाफा है वो लगभग 20 लाख रुपए का है, और ये चेक मैं एडवांस में ले आया हूं। तो उसके फादर को वो सारी चीजें समझ में आ गई कि इसकी 20,000 सैलरी क्यों है, क्योंकि ये इतना आलसी है कि घर पे बैठा ही फोन पे काम चला लेता है, ऑफिस में बैठ के ही वो काम को निपटाने की सोचता है। तो इसकी 20,000 रुपया सैलरी है। दूसरे की 50,000 सैलरी इसलिए है कि वो काम तो करना चाहता है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि उसको आगे थोड़ा सा सोच के आगे करके हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, किसी लीडर्स को बिल्ड करके, स्टेशंस को बिल्ड करके हम कितनी बड़ी इनकम कमा सकते हैं। तो वो आगे की नहीं सोचता है, तो इसलिए उसकी इनकम वो 50,000 तक रह गई। लेकिन जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की जब पावर है, दिमाग है, और उसने एक्स्ट्रा सोचन शक्ति को अपने को बिल्ड किया है, तो उसके 1 लाख रुपया सैलरी है। और उसके पिताजी ने जनरल मैनेजर को कहा कि मेरी समझ में आ बाबूजी कि इनकी सैलरी में डिफरेंस क्यों है। तो दोस्तों, हम किस कैटेगरी में आते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पहली कैटेगरी में आते हैं या दूसरी कैटेगरी में आते हैं या तीसरी कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने, जैसे कल भी मैंने बताया था कि अगर आप भाई अपने आप को बिल्ड करते हैं तो 100% आप आगे बढ़ते हैं। तो इस के माध्यम से आपको पता होगा, और इसमें आरसीएम बिजनेस की बहुत बड़ी पावर है सर। आरसीएम बिजनेस है आज एक नौकरी वाले के लिए वरदान है, एक गृहिणी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बस इसमें हमने अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, हर दिन को उस अपॉर्चुनिटी के रूप में काम करके और इसको अव्वल नंबर बनाना है। तो ये हम कर सकते हैं। और इसमें करने के लिए अभी मैं आपके बीच में एक दो साथी जिन्होंने कल 7,000 रुपये महीना देने होंगे, अभी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट बना रही है दोस्तों, उसके बाद में जब आप इस ट्रेनिंग को लेंगे तो लाखों लोग इसमें अपने सपने पूरे करने के लिए जब ज्वाइन होंगे, तो उनको आज की तरह इस जूम मीटिंग के माध्यम से फ्री में कोई ट्रेनिंग मिलने वाली नहीं है। उसके लिए आपको, जैसे हम शिक्षा के लिए लाखों रुपए हम फीस देते हैं,
इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की भी नॉलेज लेने के लिए, इसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए लाखों रुपए आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये लाखों रुपए, क्योंकि फ्री में किसी भी चीज की कोई अहमियत नहीं होती है। आज जूम की मैं अगर बात करूं कि पिछले लगभग 2.5 साल से समथिंग हो गया है और लगातार ये जूम के माध्यम से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और लगातार इसको सीख रहे हैं। और सीखने के बाद में वो कहते हैं कि जब फ्री में कोई भी चीज मिल जाती है तो उसकी अहमियत नहीं होती है, लेकिन अभी डायरेक्ट सेलिंग में आपको जो भारत सरकार से अभी जो गाइडलाइंस आने वाली है उसके बाद में आप ट्रेनिंग के लिए आपके पैसे लगने वाले हैं। तो हम सब लकी हैं कि पहले से ही हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, पहले से ही हम सीख रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन इसके अंदर जो काम करेगी तो उसको सीखने के लिए पैसा पेड करना पड़ेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और ये छोटी न्यूज नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज है। और इसको अगर हम समझ पाए, इसके इशारे को अगर समझ पाए, तो आज FADSA की मैं बात करूं तो 64,500 करोड़ का जो बिजनेस होने वाला है तो वो बिल्कुल होगा। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, ये FICCI की रिपोर्ट है, ये हमारी नहीं है। और इसको अगर समझ पाए तो ये कहाँ हम कलेक्ट कर पाएंगे, ये सिर्फ हम नेटवर्क से कर पाएंगे। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा उसका बिजनेस होगा। अब इस 64,500 करोड़ में RCM कितना परसेंटेज करती है, आपका कितना परसेंटेज हो सकता है, और आपकी इनकम कितनी बड़ी हो सकती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।